नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन जो हमारी मैप वाली सीरीज़ है उसमें हम जो स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गुजरात और गुजरात के बारे में जो भौगोलिक और राजनीतिक जो इसकी स्थिति है, साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल रूप से, भौगोलिक रूप से, भौतिक स्थितियाँ, स्थलाकृतियाँ या फिर खास करके जो इसके सिटीज़ वगैरह, शहर विकास मॉडल उनके बारे में। तो आज देखेंगे हम गुजरात को। क्योंकि गुजरात है जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। अहमदाबाद प्रसिद्ध शहर है लेकिन राजधानी है गांधीनगर है। और गुजरात है जो हमारे तटीय सीमा यानी कि भारत में जो तटीय सीमा वाला राज्य है उसकी सर्वाधिक सीमा किसकी है? गुजरात की। साथ ही गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य भी है। तो अभी हम देखते थे भारत के मैप में गुजरात को कि गुजरात की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, और साथ ही गुजरात की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा है गुजरात। और गुजरात की जो सीमा है वो एक तरफ से राजस्थान से लगती है, दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश, और तीसरी यहाँ हम देखते हैं महाराष्ट्र से लगती है। जबकि यहाँ से ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान से गुजरात की जो सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। साथ ही ये जो समुद्र से सीमा लगती है, इसीलिए तटीय जो सीमा वाला हमसे हमारा सबसे बड़ा राज्य है वो हमारा गुजरात है। फिर गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंस है कि जैसे 2001 में यहाँ पे भूकंप आया था, 26 जनवरी 2001 को। और रेक्टर स्केल पे जो शायद 8 से 9 डिग्री स्केल का माना जाता कि बहुत भयंकर भूकंप आया था। लोग काफ़ी मर गए थे, यहाँ पे लोग दब गए थे नीचे ज़मीन, मतलब यानी कि एक तरीके से बिल्डिंग वगैरह में। और फिर इसमें गुजरात वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि गुजरात का ये जो भाग कहलाता है ये कहलाता है कच्छ। कच्छ का रण वगैरह हम जैसे कहते हैं वो होता है। नीचे नीचे वाला ये भाग है जो सौराष्ट्र कहलाता है, सौराष्ट्र। तो ये कच्छ, कच्छ में क्या है कि कच्छ का रण भी बोला जाता है। अब कच्छ का रण रण मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल ही होता है, लेकिन रण, कच्छ का रण ऐसा है कि यहाँ पे जो भी मिट्टी है वो क्या है, नमकीय है, क्षारीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी है। क्योंकि यहाँ समुद्र से आने वाला ये पानी है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो भी हवाएं चलती वो भी अपने साथ नमक ही लेके आएगी। हमारे यहाँ अगर राजस्थान की बात की जाए या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ हवाएं चलती है उसके साथ वो जो वहाँ का भाग होता है, भूखंड होता है, उसके अनुसार ही साथ में कुछ लेके आती है हवाएं। तो यहाँ से जो मिट्टी, हमारे यहाँ मिट्टी उड़ती है तो यहाँ क्या नमक उड़ के इधर उधर गिरता है। तो इस वजह से ये जो कच्छ का रण है वो कैसा है, सफ़ेद रंग का है। कैसा? वाइट कलर का, ऐसा माना जाता है। और कच्छ का रण है ये, इसका जो जिला मुख्यालय है ये भुज में पड़ता है। किसमें? भुज जो जिला है, इसलिए कहा था भुज में भूकंप आया था, ऐसा कहा जाता था। तो ये जो भुज जिला मुख्यालय उसी में कच्छ का रण पाया जाता है। और यहाँ पाए जाते हैं जंगली गधे। क्या? जंगली गधों के लिए ये जो फेमस है, और जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं। अब बात आता है कि देख लेते हैं गुजरात का जो गुजरात मॉडल है उसकी बात की जाए, या फिर थोड़ा इंटरनेशनल एक मामला हुआ था भारत और गुजरात के बीच में सर क्रिक विवाद को लेके। देखो, क्रिक और खाड़ी में क्या फ़र्क होता है। जैसे हम ये मान लीजिए खंबात की खाड़ी है, तो दो यानी कि ऐसा भूभाग, ऐसा जो कह सकते हैं हम, यानी कि पानी जो क्या है तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ कोई भी मतलब यानी कि जलीय भूभाग होगा, या उसको हम क्या मानेंगे, खंबात खाड़ी मानते हैं। और तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ अगर कोई पानी होगा ऐसे, तो उसको हम क्या मानते हैं, प्रायद्वीप मानते हैं। तो प्रायद्वीप भी भारत का पठार ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई चारों ओर से पानी से घिरा हुआ उसको हम द्वीप मानते हैं, द्वीप। तो हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या मेडागास्कर है। तो ये जो द्वीप हैं जो तीनों चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं, और ये दो तीन और पानी से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण में हमारे हैं वो। और खाड़ी वो होती है कि पानी इतना अंदर घुसा हुआ कि तीनों तरफ क्या है, भूमि है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, खाड़ी, खंबात की खाड़ी है जो हमारी है। और इधर क्रिक यानी खाड़ी जैसी आकृति होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत पतली सी संकरी सी होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिक कहेंगे। तो ये हो गया सर क्रिक। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद हो गया, यानी कि भारत तो पाकिस्तान कोर्ट में चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत को इसको लौटाना चाहिए। तो भाई भारत का वकील भी वहाँ गया, मतलब भारत वाले भी गए और बातचीत की, तो पता चला। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मानते हैं आप, क्या आपकी जो कंडीशंस होती हैं कि भाई क्रिक के लिए या इस क्षेत्र के लिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि यहाँ अगर 12 महीने तक दलदली भूमि है, ये पानी भरा रहता है, और पाकिस्तान के इधर वाले भाग में 12 महीने पानी रहता है, तो ये भाग किसका होगा, पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन भारत वालों ने या भारत के वकील ने कहा कि यहाँ तो 10 महीने ही पानी रहता है, 12 महीने तक रहता नहीं, इसलिए क्या किया जाए, ये भारत का ही हिस्सा है और भारत को ही दे दीजिए। इसलिए भारत के पास है, पाकिस्तान कह रहा था। लेकिन ये उस मामला इंटरनेशनल कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग अभी कोई विवाद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हिस्सा है यहाँ पे जहाँ ज़्यादा पानी रहता है या जो ज़्यादा दलदली भाग था उसको मतलब पाकिस्तान को देना पड़ा, तो वो दे दिया। लेकिन अब कोई विवाद नहीं है। फिर भी पाकिस्तान है जो ऐसे विवाद उठाते हैं तो ये गलत है, कम ही उठाते हैं आजकल पाकिस्तान को, कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट के बाद अब कुछ नहीं होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो गुजरात के विकास मॉडल की बात की जाए या गुजरात मॉडल की बात की जाए, देश में गुजरात मॉडल को अपनाना चाहिए, तो क्या है गुजरात मॉडल, और मतलब सब गुजरात में विकसित क्यों हुआ। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो 3 बार जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने गुजरात मॉडल को पूरे देश को बताया कि गुजरात जो समग्र है, विकास है, तो गुजरात में हो रहा है। तो इसका क्या है,
मोदी जी के दिमाग में आया कि क्यों ना गुजरात में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप की जाए कि जिससे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में आए, यहाँ अपनी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, उद्योग लगाएं और यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा उसको जो क्या आएंगे, यहाँ तो समुद्र लगा हुआ है, यहाँ खूब सारे बंदरगाह हैं, तो हम क्या किया, जैसे मुझे तो कांडला है, तो यहाँ से क्या है, बाहर से बहुत सारे जहाज आएंगे, उनको हम सामान भर भर के भेज सकते हैं विदेशों में, यहाँ से सामान पहुँचाया जा सकता है भारत का। तो क्या किया जाए कि यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए क्या किया जाए कि मतलब उनको एक दो उद्योग लगा रहे हैं तो ज़्यादा उसको फाइल कार्रवाई वगैरह उनमें ज़्यादा जो कागजी कार्रवाई है वो बहुत कम कर दो, लेट लतीफ़ी वगैरह बहुत कम करो, लोग आते ही उनका काम शुरू करवा दो। इसलिए मोदी जी ने दिमाग लगाया और मैंने कि गुजरात सरकार ने और यहाँ पर कर दिया SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस पूरे एरिया को इकोनॉमिक स्पेशल जोन कर दिया, यानी कि जो बंदरगाहों के आसपास वाला ये पूरा भाग था इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करवा दिया। यानी कि यहाँ आप रोज़गार करो, मतलब कोई भी आप उद्यम लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, कंपनी लगा रहे हो और मतलब यानी शुरू कर रहे हो, तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टैक्स तो सही है, सरकार बिना टैक्स से कैसे काम करेगी, तो सरकार ने दिमाग लगाया क्यों नहीं जो जिसको बेचेंगे उनसे टैक्स ज़्यादा ले लेंगे। बाहर वालों को क्या पता से लगा कि हमने किससे टैक्स लिया और किसको टैक्स दिया है। भले यहाँ से 200 रुपये में कोई 2 रुपये में सामान बनेगा, हम इनको 5 रुपये में 4 रुपये में बेचेंगे, 1 रुपये टैक्स ले लेंगे। तो इस प्रकार मतलब यानी कि सरकार ने दिमाग लगाया और यहाँ जो है उद्योगपति आ रहे थे या जिन्होंने निवेश करना शुरू किया उनको से टैक्स नहीं लिया, उनके जो भी मतलब यानी कि क्लियरेंस होते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट संबंधी हो, एनर्जी संबंधी हो, मतलब पर्यावरणीय लाइसेंस हो या फिर एनर्जी से संबंधित जो भी जल पानी के जो भी कोई ऐसा विवाद हो सकता था, उन सब का हल निकाल दिया गया और एकल खिड़की बना दी है, सूरी व्यवस्था कर दी, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ निवेश करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ खुल गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और वो सामान जा रहा था बाहर, उससे गुजरात मॉडल या गुजरात को इनकम हो रही थी। इसलिए गुजरात का मॉडल है जो उभर कर सामने आया और देश में एक नया कह सकते हैं ना माहौल बन गया और कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल है जो विकास की एक नई जो परिभाषा इसने गढ़ी है। साथ ही अब मोदी जी ने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, साथ ही इसको FTZ भी घोषित कर दिया, फ्री ट्रेड जोन के आपस में व्यापार करो, फ्री है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपके आपस में व्यापार करोगे तब। तो यहाँ भी तो जैसे मतलब एक फैक्ट्री को दूसरे फैक्ट्री से कुछ सामान लेना हो तो उसमें भी अगर कोई टैक्स वगैरह लगे वो भी फ्री कर दिया, आवागमन की भी व्यवस्थाएं दे दी। तो ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने लगा दी और वही प्रोडक्शन कर रही है और उसके भी तो कच्चा माल रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है, तो एक दूसरी कंपनियों से हायर करते हैं। तो ये जो फैक्ट्रियों से या जो वो मिक्सिंग हो रही थी हायर कर रही थी उस पर भी मतलब फ्री ट्रेड जोन घोषित कर दिया। इसलिए जो बाहर की कंपनियां वो भी यहाँ निवेश करने आने लग गई, लेकिन जो सामान बाहर जाता तो वहाँ ज़रूर वो टैक्स लेते। इस प्रकार जो गुजरात मॉडल उभर कर सामने आया, ये इसकी मेन जो मुख्य विशेषताएं हम मान सकते हैं। फिर यहाँ कांडला बंदरगाह वो बहुत जो विकसित यहाँ का व्यस्त बंदरगाह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसको व्यस्त बंदरगाह माना जाता है और यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो सब बाहर भेजा जाता है, देश का पूरा, यहाँ राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, या तो मतलब उत्तर भारत का लगभग जो भी प्रोडक्शन आता है वो प्रोडक्ट रहता है वो बाहर भेजने, तो कहाँ आएंगे, कांडला बंदरगाह भी नज़दीक ही बंदरगाह रहता है, इसलिए ये सबसे व्यस्त भी माना जाता है। और कहा भी जाता है कि आज़ादी से पहले यहाँ कराची बंदरगाह हुआ करता, बहुत बड़ा बंदरगाह, लेकिन विभाजन के बाद वो क्या पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए इस बंदरगाह को डेवलप करना इनका इंपॉर्टेंस रखी। नहीं तो राजस्थान वाले ये कराची भेज देते हैं, उत्तर भारत का जो भी प्रोडक्शन था, सामान था बाहर भेजने के लिए, तो हम जो कराची पोर्ट से भेज देते थे उस समय। लेकिन अब यहाँ जो इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई थी कांडला बंदरगाह की। आपको पता है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, तो ये भी हम एक जानकारी के रूप में, फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ कांडला के बाद आता है जामनगर, तो कांडला के बाद में आता है जामनगर। जामनगर में आपको बताएं कि रिफाइनरी लगी हुई है और रिफाइनरी प्रोडक्ट यानी कि तेल निकलता है, तेल शोधन होता है यहाँ पे। तो तेल शोधन के बाद में जो काम बचता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उससे बनता है हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कि प्रसाधन सामग्री, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो फेयर एंड लवली है, फेयर एंड हैंडसम है और वासलिन है, क्रीम है, ये सब जो भी प्रकार के प्रसाधन सामग्री हो गई, तो ये सब यहाँ से बनती है। अब पाकिस्तान ये कह सकते हैं पेट्रोलियम में जो कूड़ा कचरा निकलता है, जो लास्ट में बचा हुआ अपशिष्ट, उससे क्या बनती है क्रीम, और हम चेहरे पर लगाते हैं और कहते हैं कि हम मतलब खूबसूरती के लिए। तो ये तो गलत बात है, नहीं कि जो वहाँ कचरा है वो हमारे लिए यहाँ खूबसूरती कैसे ला सकता है, लेकिन उसमें भी और बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। सो कैसा होता है कि जैसे सन लोशन है, सन क्रीम है, तो शरीर पर लगाने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो मतलब ऐसे धागे होते हैं ना, मतलब ये छेद होते हैं, उसमें वो क्या क्रीम चिपक जाती है, इसलिए पसीना या स्वेटिंग नहीं होती है। इस वजह से क्या है कि हम मतलब खूबसूरत दिखते हैं, गोरे दिखते हैं क्रीम लगाने के बाद, लेकिन थोड़े समय बाद उसका असर कम हो जाता है, फिर वो पसीना आने लग जाता है। इस वजह से ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं
आप देखेंगे कि जो भी क्रीम वगैरह उस पर नीचे लिखा हुआ था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये मतलब यानी कि रिफाइनरी से निकला वो कचरा होता है बचा हुआ, उसी से ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन से सीधा डीजल या पेट्रोल ही निकलता है, वहाँ सब कुछ निकलते हैं। तो चारकोल है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, काफ़ी कुछ निकलता है, डामर है, तारकोल है। ये सब निकलने के बाद, पेट्रोल निकलने के बाद बाकी वाले कचरे में से ये चीज़ें भी निकलती हैं। अब हम आगे आगे बात करते हैं कि जामनगर में प्रसाधन सामग्री वगैरह ये हो गया। और फिर आता है द्वारिका, यह द्वारका भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ वो मथुरा वहाँ छोड़ के यहाँ फिर आ गए थे, तो इसलिए यहाँ द्वारिका वो भी फेमस है, और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है पोरबंदर। पोरबंदर में MK गांधी, महात्मा गांधी जी का यहाँ जन्म हुआ था, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पोरबंदर के बाद नीचे आता है हमारे सोमनाथ। सोमनाथ का जो इम्पोर्टेंस है वो 12वीं सदी 11वीं सदी में हम देखते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोमनाथ में महमूद गजनवी ने, जो गजनी अफगान से आया था और सोमनाथ के मंदिर को लूट के लेकर चला गया था, और कहते हैं कि जाते हुए गजनी को जो पंजाब में जाटों ने लूट लिया था। तो इतना आसान नहीं था गुजरात गजनी का भी कि भारत को लूट के लेके चले जाऊँ, बहुत दिक्कत आई उसको भी। तो हम देखते हैं गुजरात की इम्पोर्टेंस बहुत है, ऐसा नहीं है कि गुजरात है। सो इसके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे तटीय जो सीमा से भी भारत का बड़ा राज्य हो, या ये जो इसकी इम्पोर्टेंस है। ये इसमें ज़िले हैं, हम थोड़े देख लेते हैं। ये जैसे सबसे ऊपर बनासकांठा, ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है। और फिर ये कच्छ का रन ऑफ कच्छ, इन कच्छ का रन हमने देखा था, ये कच्छ है। और ये जामनगर हो गया, जामनगर के बाद ये पोरबंदर हो गया, ये राजकोट हो गया। तो ये गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग, हमने देखे थे अभी। और ये जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ का किला है। तो ये अब देखो, जूनागढ़ रियासत इतिहास में हम देखें 1857 की हमारी, मतलब ये कह सकते हैं कि एकीकरण के समय भारत आज़ाद हुआ, तो जूनागढ़ की रियासत के जो राजा थे उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि हमें तो पाकिस्तान के साथ जाना है, भले पाकिस्तान की इसके साथ कोई सीमा भी नहीं बन रही हो, ये अकेले रहेंगे और जाएंगे पाकिस्तान के साथ। तो इस समय उनके दिमाग में पता नहीं क्या आइडिया आया, फिर सरदार पटेल के दिमाग में भी कुछ आइडिया आया, और मामला सेट हो गया। मतलब भारत में इन्होंने विलय पर साइन करने की बात कर दी। तो ये फिर यहाँ पे जो जूनागढ़ में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ बबर शेर, मतलब ऐसे ही शेर या बबर शेर जो पाए कहा जाता है, बबर शेर या ऐसे ही शेर कहाँ पाए जाते, तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसमें जैसे भौगोलिक रूप से हम देखेंगे तो गुजरात में मुख्यतः एक तो नदी बहती हैं जो साबरमती, ये तो मुख्यतः गुजरात की नदी है, यहाँ हम देखते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे जैसे गुजरात की मुख्य नदी साबरमती नदी हो गई, आगे जो आती है राजस्थान से होते हुए गुजरात में बहती है, ये गुजरात की मुख्य नदी इसको माना जाता है। दूसरी है जो गुजरात में एक नदी आती है यहाँ पे, जो माई नदी, यानी कि ये राजस्थान से होते हुए ऐसे गुजरात में आके गिरती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार करती है, तो कर्क रेखा को जो 2 बार पार करती है वो हमारे हैं मई जो नदी है ये है। तो ये जो मतलब मैंने कि इम्पोर्टेंस है एक तरीके से भौगोलिक रूप से गुजरात की, वो भी देख लें। अब हम देखते हैं गुजरात में कुछ और चीज़ें जो हमारी नॉलेज को अपग्रेड करने वाली है। तो जैसे ये अब हो गया, अब ये वाला भाग है जो गुजरात का, ये सौराष्ट्र वाला भाग है। इधर हम देखेंगे कि जैसे हमारे दादर और नागर हवेली पड़ता है, मतलब यानी कि जैसे ये इधर होता है हमारा दमन यहाँ पे, और यहाँ पे दीव है। तो ये दमन और दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है उनको मिला दिया, और नीचे दादर नगर हवेली थी यहाँ पे, उसको भी मिला के जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, दमन दीव और दादर नगर हवेली। अब यहाँ दिक्कत क्या थी कि दादर नगर हवेली तो पड़ता है इधर, दीव तो पड़ता है इधर, और दमन पड़ता है इधर। अब इन दोनों के बीच में आने जाने की दिक्कत ये है, मतलब इनकी दूरी तो बीच में 40-45 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ घूम से आता है 250 किलोमीटर का। तो फिर मोदी जी के या गुजरात सरकार के दिमाग में है कि क्यों ना हमने यहाँ पे रोरो फेरी शुरू कर देते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि यहाँ से एक बड़े पानी का बड़ा जहाज आएगा, यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। अगर जिनको यहाँ से बैठना है तो यहाँ से बड़े बड़े भरे हुए कंटेनर ट्रक वो भी डाल सकते हैं उस जहाज़ के सबसे नीचे वाले भाग में, यानी कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर हम कह सकते हैं, उसमें क्या ट्रक वगैरह डाल सकते हैं। उससे ऊपर वाले में सेकंड फ्लोर में जो है ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, जिसमें मान सकते हैं कि भाई बस हैं, या फिर बस तो शायद ट्रक वाले में, उसमें नीचे वाले में आ जाए, इसमें कार हैं 4 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ हैं वो इसमें आ जाएँ। फिर ऊपर 2 व्हीलर और साइकिल वाले, उससे ऊपर पैदल वाले, ये सब इधर बैठ गए। फिर ये यहाँ से रवाना होते हैं, यहाँ के सबको उतरना का वो कहते हैं,
मतलब यहाँ के उतार देती। तो ये एक तरीके से क्या है, रोल ऑफ एरिया जो इनके बीच में, दमन और दीव के बीच में शुरू कर दी गई, जिससे कि प्रशासन को भी संभाला जाए। फिर दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, इन सबको मिला दिया गया। सरकार ने सोचा कि यहाँ भी प्रशासक बैठा हो, यहाँ भी बैठा हो, इसकी कानून व्यवस्था संभालने करने के लिए इतना झमेला क्यों करें, क्यों नहीं इस सबको मर्ज कर दिया जाए। इस वजह से इन सबको जो है शामिल कर दिया गया। और ये मतलब खंभात की खाड़ी, ये यहाँ पे जो साबरमती नदी आके यहाँ मिलती है, और दादरा नगर हवेली यहाँ पे थी। तो इन तीनों को जो मिला के एक तरीके से एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसमें ये गुजरात की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात में कुछ और, जैसे हम प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी देखते हैं, तो यहाँ हमें जो काफ़ी स्थल यहाँ मिले थे, जैसे यहाँ मिला था धौलावीरा, ये धौलावीरा था। और फिर यहाँ सुरकोटड़ा था, सुरकोटड़ा, जहाँ घोड़े के अवशेष या जो हड्डियाँ वगैरह वो मिली थी। और यहाँ लोथल था, लोथल का गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बंदर का कोई कहा जाता है लोथल। तो लोथल किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल उस समय। और ये फिर एक रंगपुर भी था, रंगपुर जो हमारे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पुरातात्विक स्थल था, वो भी जो यहीं था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी और गुजरात के बारे में, कि यहाँ से ये गुजरात का हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है ये भरोस शहर है, भरोस, और यहाँ पे सूरत। तो भरोस जो शहर है, यहाँ आगे नदी कहती है एक नर्मदा नदी, तो नर्मदा की नदी के किनारे भरोस है। और यहीं अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी स्थित है, हमें कैसे सरदार पटेल की जो मूर्ति, कितनी 183 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति ऐसा माना जाता है। तो ये यहाँ पे है। दूसरी है सूरत, सूरत किस नदी, यहाँ ताप्ती नदी आके गिरती है। तो सूरत किस नदी के किनारे हो गया, ताप्ती नदी के किनारे। हीरा और कपड़ा उद्योग के लिए सूरत बहुत फेमस है। वो कहते हैं ना, बंदा के पास दिमाग और शकल होनी, मतलब वो होनी चाहिए। सूरत तो हर किसी के पास, सूरत तो गुजरात में भी है। तो हीरा उद्योग के लिए बहुत यहाँ फेमस है। कपड़ा उद्योग के लिए भी सूरत बहुत सस्ते सामान मिलता है। लेकिन यहाँ है कि थोक में मिलता है, यानी कि आप ज़्यादा सामान खरीदो। ऐसा नहीं है आपको एक ड्रेस खरीदने सस्ते में मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छी, वो कहते हैं ना, जो क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तब आपको सस्ता मिलेगा। फिर हम देख लेते हैं यहाँ कुछ और, जैसे सीधे हमारे भावनगर, ये गुजरात का जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर में मतलब एक तो नमक अनुसंधान केंद्र है। क्योंकि अब देखो गुजरात के पास जो नमक उत्पन्न होता है या नमक वाला क्षेत्र है, तो वहीं नमक को समझ सकते हैं किस प्रकार का नमक है या क्या है। तो नमक अनुसंधान केंद्र है हमारे कहाँ, भावनगर, गुजरात में। और भावनगर में यहाँ स्थित पड़ता है अलंग क्षेत्र। और अलंग जो है ये पोत भंजन के लिए है। पोत भंजन मतलब यानी कि जो बंदर हमारे ये जहाज होते हैं, पोत होते हैं, वो काम नहीं आते हैं, फिर लगते हैं बूढ़े हो गए एक तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उसको तोड़ दिया जाता है, उसमें से अच्छा सामान होता है वो निकाल दिया जाता है, और जो नया पोत बनाने में काम में लिया जाता है या जो भी है। तो इस वजह से ये पोत भंजन तो हम कैसे देखा है, अलंग में पोत भंजन। फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ खेड़ा है। खेड़ा मतलब यानी कि गांधी जी ने यहाँ पे खेड़ा आंदोलन किया था, कब, 1918 में। तो हम कह सकते हैं खेड़ा में गांधी जी ने, खेड़ा 1918 में जो आंदोलन किया था। और फिर हम नीचे आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद चूँकि यहाँ पे ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, या आनंद के बाद, आनंद जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट के लिए फेमस है, तो ये आनंद हो गया। और फिर ये हम देखेंगे कि हमारे खेड़ा हो गया। खेड़ा में 1918 में गांधी जी ने जो है आंदोलन किया था, खेड़ा आंदोलन। फिर आता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद है जो गुजरात का, इसको माना जाता है मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर जो कि यूके में है। और वहाँ बहुत है सूती वस्त्र का जो, या कपड़ों का जो है, सूती वस्त्र कह सकते हैं, खासकर कपड़ों का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छे प्रकार कपड़े मिलते हैं। फिर आता है कि ये तो भारत का जो मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद। फिर दक्षिण भारत का तो कोयम्बटूर, किसको याद रख सकते हैं हम, कोयम्बटूर को है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर आता है पूर्वी भारत का जो मैनचेस्टर, वो कहा जाता है मुर्शिदाबाद को, वो जो पश्चिम बंगाल में। फिर उत्तर भारत का अगर है तो उत्तर भारत का जो हमारा कानपुर है यूपी का, उसको कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। फिर एशिया का मैनचेस्टर, या फिर एशिया की जो वस्त्र नगरी है संघाई, चाइना का जो शहर है, वो एशिया की जो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एक तरीके से बड़ी मात्रा में जो वस्त्र का उत्पादन और वो होता है। फिर हम देख लेते हैं कि ये हमने जो भौगोलिक रूप से भी बात कर ली काफ़ी कुछ, जैसे जूनागढ़ रियासत का देखा तो जनमत संग्रह से शामिल हो गई थी, ये भी अच्छी बात थी। और फिर हम अगर गुजरात के बारे में देखें तो यहाँ पर 2000 ये ऊपर देखेंगे तो गांधीनगर हो गया। और यहाँ 2002 में कुछ दंगे हो गए थे, गोधरा कांड के नाम से यहाँ जाना जाता है। और साबरमती जो ट्रेन थी उसको जला दी गई थी, कार सेवक थे उसमें अंदर वो मारे गए, उनको जला दिया गया। तो ये काफ़ी मतलब यानी कि, तो ये पूछा जाता है कि इस पर कौन सा आयोग बैठा गया था या
कमीशन, तो नानावती आयोग इस पर बैठाया गया था और जो इसकी जांच हुई जो भी था, लेकिन हमें याद रखना है कि नानावती आयोग इस पर बैठा था। फिर हम देख लेते हैं इस पर कुछ और जगहों के नाम गुजरात में। तो वो हो जाएगी हमारे, एक तो पालनपुर गुजरात का है। रानी की वाव यहाँ स्थित है। रानी ने जो वाव बनाई थी इसलिए उसको रानी का वाव के नाम से जाना जाता है। और रानी की वाव जो है हमारे वर्तमान में 100 रुपये के नोट के पीछे है रानी की वाव बनी हुई। तो उसको हम देख सकते हैं कि रानी की वाव कैसी थी या कैसी है। फिर आती है कि यहाँ एक बुज शहर आता है, बुज और वडनगर। कौन सा? उज शहर और वडनगर माननीय प्रधानमंत्री जी या मोदी जी का जो पहले लोकसभा क्षेत्र था, यहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था या कह सकते हैं। दूसरा था ये भुजनगर, यहाँ मतलब मोदी जी की पत्नी यशोदा बहन हम कह सकते हैं, उनका ये जो मोदी जी का ससुराल था यहाँ पे, यानी कि मतलब एक ससुराल है, तो यहाँ उनका जो घर है वो हम याद रख सकते हैं। फिर आपको पता है गुजरात से एक हमारी भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट निकाला जा रहा है, DFC, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। तो इसमें क्या है कि मतलब यानी कि एक तरीके से औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों को बनाने की बात की जा रही है। तो आगे राजस्थान से होते हुए NH8 जो है गुजरात से होते हुए आगे बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। तो उत्तर भारत में जो भी उत्पादन होगा उसको डेडिकेटेड फंड कोर से जल्दी जो सामान है जो कहाँ पहुँचा जाएगा, मतलब पोर्ट या बंदरगाह तक पहुँचाया जाता है, जिससे आगे उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये जो मतलब मुख्यतः गुजरात के बारे में आज जानकारी देखी, और उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा गुजरात को भौगोलिक या पॉलिटिकल रूप से, और काफ़ी कुछ चीज़ों की जानकारी आपने ली होगी। और अगर हमारे प्रयास और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।